हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गोयल्स E2 इन्वेस्ट। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे रुचि सोया इंडस्ट्रीज लिमिटेड के डिटेल्ड FPO रिव्यू की और समझेंगे IPO और FPO में डिफरेंस और जानेंगे क्या हमें रुचि सोया इंडस्ट्रीज के FPO में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपकी लर्निंग्स के लिए, क्योंकि इस वीडियो में हमने स्पेसिफिकली कैलकुलेशंस पे फोकस किया है, जिसमें हमने शेयर प्राइस की थ्योरेटिकल कैलकुलेशंस भी दिखाई हैं पोस्ट FPO। रुचि सोया इंडस्ट्रीज लिमिटेड ऑलरेडी एक लिस्टेड कंपनी है जो कि NSE और BSE पे ट्रेड होती है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर FPO के बारे में, जानेंगे FPO और IPO में डिफरेंसेस, जानेंगे रुचि सोया कंपनी के बारे में और इस FPO की डिटेल्स, जानेंगे रुचि सोया इंडस्ट्रीज की शेयर प्राइस ट्रेंड फॉर द पास्ट ईयर्स और पास्ट वीक्स, और इसके बाद हम करेंगे इस शेयर का थ्योरेटिकल कैलकुलेशन जो आफ्टर FPO होने वाला है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इस कंपनी के फाइनेंशियल्स एंड ऑपरेशनल का एनालिसिस, और लास्ट में डिस्कस करेंगे हमारा इस FPO में अप्लाई करने का, और जानेंगे इस कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम जो इस FPO का अभी बाजार में चल रहा है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को समझने से कि फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर यानी कि FPO क्या होता है। तो FPO में जो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी होती है, मतलब कि जिसपे ऑलरेडी बाजार में ट्रेडिंग चल रही होती है शेयर मार्केट में, वो दोबारा से अपने शेयर्स मार्केट में लाती है, जिसमें या तो प्रमोटर्स अपने शेयर्स सेल ऑफ कर देते हैं या फिर वो नए शेयर्स लेके आती है मार्केट में एडिशनल कैपिटल को रेज करने के लिए, या फिर जो पैसा उन्हें FPO के थ्रू मिलेगा उससे अपना एग्जिस्टिंग डेट रिड्यूस करने के लिए। तो कंपनी FPO जनरल पब्लिक के लिए लाती है, और FPO आने के बाद कंपनी का इक्विटी बेस और भी डाइवर्सिफाई हो जाता है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कंपनी जो एक ऑलरेडी लिस्टेड है वो दोबारा से अपने शेयर्स बाजार में ला रही है और उनके थ्रू वो एक कैपिटल रेज करना चाहती है। तो FPO जनरली दो टाइप के होते हैं, डायल्यूटिव FPO और नॉन डायल्यूटिव FPO। डायल्यूटिव FPO के केस में कंपनी एडिशनल नए शेयर्स इशू करती है पब्लिक को, जिससे कि टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स कंपनी के बाजार में बढ़ जाते हैं और कंपनी का इक्विटी बेस डाइल्यूट हो जाता है और भी ज्यादा। डाइल्यूटिव FPO के केस में कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन थ्योरेटिकली सेम रहनी चाहिए FPO के आने के बाद। तो इस केस में प्राइस एडजस्टमेंट्स होते हैं जो ऑलरेडी लिस्टेड शेयर्स होते हैं उनकी प्राइस में, और आइडियली करंट प्राइस रिड्यूस होना चाहिए शेयर्स का FPO के आने के बाद। शेयर प्राइस रिडक्शन का इम्पैक्ट इनके EPS पे भी आता है और वो भी आइडियली डिक्रीज होना चाहिए। वहीं बात करें अगर नॉन डाइल्यूटिव FPO की, तो नॉन डाइल्यूटिव FPO के केस में जो कंपनी के लार्जर शेयर होल्डर्स होते हैं, जैसे कि प्रमोटर्स या डायरेक्टर्स या प्रमोटर्स ग्रुप, वो अपने प्राइवेटली हेल्ड शेयर्स को सेल ऑफ करते हैं, जिससे कि ओवरऑल नंबर ऑफ टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स कंपनी के प्री FPO एंड पोस्ट FPO सेम रहते हैं, बट जो पब्लिकली शेयर्स अवेलेबल होते हैं उनका काउंट इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि जो प्रमोटर्स या लार्ज शेयर होल्डर्स अपना स्टेक सेल कर रहे हैं वो अब पब्लिक होल्डिंग में कन्वर्ट हो जाता है। तो नॉन डाइल्यूटिव FPO के केस में मार्केट कैपिटलाइजेशन, करंट शेयर प्राइस और अर्निंग पर शेयर पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं आता। तो चलिए अब समझते हैं डिफरेंस IPO और FPO में। तो जब भी कोई कंपनी पहली बार बाजार में अपने शेयर्स लाती है तो वो IPO की कैटेगरी में आता है, जो कि होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। IPO के आने के बाद जनरली कंपनी की शेयर कैपिटल इंक्रीज हो जाती है और एक अनलिस्टेड कंपनी ही IPO बाजार में ला सकती है। जब भी कोई IPO बाजार में आता है तो आइडियली हम लोगों को उस कंपनी के बारे में कम आइडिया होता है, उसके फाइनेंशियल्स का बैकग्राउंड बहुत ही ज्यादा लिमिटेड अवेलेबल होता है और मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी और बिजनेस पे भी इतनी ज्यादा विजिबिलिटी नहीं होती है। तो वहीं अगर FPO की बात करें तो FPO वही कंपनी ला सकती है जो ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड हो और जिसका IPO पहले आ चुका होता है। FPO के केस में शेयर्स इंक्रीज होते हैं डाइल्यूटिव FPO के केस में, और वहीं शेयर्स का काउंट सेम रहता है नॉन डाइल्यूटिव FPO के केस में। जो भी कंपनी अपना FPO ला रही होती है उस कंपनी के बारे में हमारी विजिबिलिटी थोड़ी ज्यादा होती है, क्योंकि हर लिस्टेड कंपनी को अपने फाइनेंशियल्स, मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी और बिजनेस रिलेटेड डिटेल्स टाइम टू टाइम जनरल पब्लिक को अवेलेबल करानी पड़ती है एज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एज अ रिपोर्ट्स। तो हम कह सकते हैं कि FPO ज्यादा सेफ होता है किसी भी IPO के कंपैरिजन में, क्योंकि हमारे पास विजिबिलिटी रहती है कंपनी के ऊपर। रुचि सोया इंडस्ट्रीज FPO पे डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले हम बता दें कि हमारे चैनल पे PE एनालिटिक्स लिमिटेड IPO और एम्प्रिंट कैश्यूज लिमिटेड IPO के डिटेल्ड रिव्यू अपलोड हो चुके हैं, जिनके लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे और लास्ट में आई बटन में भी पंच कर देंगे। रुचि सोया इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी 1986 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और इस कंपनी
कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है। अगर बात करें इस कंपनी के बिजनेस की, तो ये कंपनी डाइवर्सिफाइड एफएमसीजी एंड एफएमएचजी फोकस्ड कंपनी है, जिनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड है और इनके पास एक वेल रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड भी है जिनकी प्रेजेंस ऑल ओवर इंडिया है। रुचि सोया इंडस्ट्रीज इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट एफएमसीजी कंपनी है एडिबल ऑयल सेक्टर में और लार्जेस्ट फुली इंटीग्रेटेड एडिबल ऑयल रिफाइनिंग कंपनी इंडिया की ये है। इनकी ब्रांड न्यूट्रेला एक इंडियन हाउस होल्ड का जेनरिक नेम बन चुका है और ये लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है सोया के। कंपनी पाम एंड सोया सेगमेंट के एंटायर वैल्यू चेन में एग्जिस्ट करती है और इनको पाम प्लांटेशन के भी जोन्स एलोकेट हुए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जो इनकी हेल्प करते हैं पाम ऑयल की सोर्सिंग में। रुचि सोया लार्जेस्ट प्लेयर है इन एलोकेटेड जोन्स के टर्म में इंडिया में। बात करेंगे इस कंपनी की स्ट्रेंथ्स की, तो इस कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग प्रमोटर पेडिग्री है रामदेव की पतंजलि ग्रुप की वजह से, जो कि एक लीडिंग एफएमसीजी एंड वेलनेस ओरिएंटेड ब्रांड है इंडिया की। इनके पास एक एक्सपीरियंस लीडरशिप एंड मैनेजमेंट टीम है। ये कंपनी इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट की प्लेयर है ऑयल पाम प्लांटेशन में। ये कंपनी एक इफेक्टिव स्ट्रैटेजी बना चुकी है प्रोडक्ट्स के लिए रॉ मटेरियल प्रोक्योर करने में, जिससे कि ये मार्केट की वोलेटिलिटी भी हैंडल कर लेते हैं। इनके प्रोडक्ट्स को एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉग्निशन है इंडियन मार्केट में, जो कि हेल्प करते हैं इनकी स्ट्रॉन्ग एस्टैब्लिश एंड एक्सटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को और भी ज्यादा एक्सपैंड होने में। ये कंपनी न्यूट्रास्यूटिकल स्पेस में भी अपना प्रोडक्ट्स ला चुकी है और ये पायोनियर है एंड मार्केट लीडर है ब्रांडेड टीएसपी स्पेस में। तो रुचि सोया इंडस्ट्रीज का ये एफपीओ एक डायल्यूटिव एफपीओ है जिसमें कंपनी अपने नए शेयर्स इशू कर रही है। तो कंपनी ने इस एफपीओ की इशू प्राइस 615 रुपए से 650 रुपए के बीच में रखी है, बट अगर आपको इसमें बिड करना है तो आपको इसकी कट ऑफ प्राइस यानी कि 650 रुपए पे ही बिड करना होगा, क्योंकि ये एफपीओ इजीली ओवर सब्सक्राइब हो जाएगा। कंपनी ने मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स जो हमें बिड करने हैं उसका लॉट साइज 21 शेयर्स का रखा है। तो इस एफपीओ में पर लॉट की इन्वेस्टमेंट आती है 13,650 रुपए। ये एफपीओ 24 मार्च को ओपन होगा और 28 मार्च को ये क्लोज हो जाएगा। आप इस एफपीओ में अजबा या यूपीआई के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो ये मैंडेट है किसी भी लिस्टिंग कंपनी के लिए कि 10% की शेयर होल्डिंग पब्लिक या रिटेल ग्रुप के पास होनी चाहिए। तो इसी मोटिव के साथ कंपनी ये एफपीओ ला रही है। तो प्री एफपीओ शेयर होल्डिंग प्रमोटर्स एंड प्रमोटर्स ग्रुप की इस कंपनी की 98.9% थी, जो इस एफपीओ के आने के बाद रिड्यूस होकर 80.82% रह जाएगी, बट स्टिल मेजोरिटी ऑफ द कंपनी का स्टेक प्रमोटर्स के पास ही रहेगा। और वहीं अगर रिटेलर्स एंड अदर्स की बात करें तो प्री एफपीओ होल्डिंग रिटेलर्स की 1.1% के आसपास थी, जो कि इस एफपीओ के आने के बाद 19.18% तक बढ़ जाएगी। तो हमने इस कंपनी के शेयर प्राइस ट्रेंड का एनालिसिस किया, जिसका डेटा बहुत बीएसई और एनएसई एक्सचेंज पे अवेलेबल है, क्योंकि ये कंपनी के शेयर्स दोनों ही एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं। तो हम हमारे डिस्कशंस के लिए सिर्फ एनएसई का डेटा यूज करेंगे, बट आप बीएसई का भी डेटा आपकी स्क्रीन पे विजिबल है। तो 2019 में इस कंपनी के शेयर प्राइस का हाईएस्ट वैल्यू थी 17.20 रुपए और लोएस्ट इस कंपनी के शेयर प्राइस की वैल्यू थी 5.15 रुपए और एवरेज शेयर प्राइस पूरे साल की 2019 में इस कंपनी की सिर्फ 9.15 रुपए थी। 2020 की बात करें तो इस कंपनी की हाईएस्ट शेयर प्राइस 172.05 रुपए थी और लोएस्ट 3.35 रुपए थी। एवरेज प्राइस ऑफ द शेयर अगर 2020 की बात करें तो 23.21 रुपए रही है। 2021 में बात करें तो इस ईयर में इस कंपनी के शेयर प्राइस में सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हुआ है। तो हाईएस्ट 2021 में शेयर प्राइस इस कंपनी की रही है 1519.65 रुपए और वहीं लोएस्ट रही है 180.65 रुपए और एवरेज ट्रेडेड प्राइस 2021 की इस कंपनी की 664.38 रुपए रही है। अगर बात करें पिछले 6 महीने के डेटा की जो इस कंपनी ने प्रोवाइड किया है अपने आरएचपी के फाइलिंग की डेट के 6 महीने पहले, तो फरवरी 2022 में इस कंपनी के शेयर प्राइस का हाई था 882.55 रुपए और वहीं लो रहा है 761.65 रुपए। जनवरी 2022 की बात करें तो हाई था 908.55 और लो था 835.45। दिसंबर 2021 की बात करें तो हाई था 926 रुपए का और वहीं लो रहा है 833.70 रुपए। नवंबर 2021 की बात करें तो हाई था 1029 रुपए और लो रहा है 910.35 रुपए। अक्टूबर में हाई था 1054.85 रुपए और वहीं लो रहा है 929.10 रुपए। सितंबर में 1065.45 का हाई रहा है और वहीं 1039.20 का लो रहा है इस कंपनी का। ये डेटा बीएसई पे ट्रेडिंग के डेटा के अकॉर्डिंगली है। NSE
NSE पे ट्रेडिंग का डेटा भी हमने पंच किया हुआ स्क्रीन पे, तो आप देख सकते हैं कि क्या हाई एंड लोज रहे हैं इस कंपनी के पिछले 6 महीने में। अगर पिछले 1 महीने की शेयर प्राइस ट्रेंड की बात करें तो NSE पे ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग 9 मार्च के वीक में इस शेयर की क्लोजिंग प्राइस 803.55 रही, जिसमें इसने 832.40 का हाई बनाया था और 798.40 का लो बनाया था। वहीं बात करें 2 मार्च वाले वीक की तो क्लोजिंग प्राइस 819.55 रुपए थी, हाई था 832.95 का और लो था 759 रुपीज का। 23 फरवरी वाले वीक की बात करें तो क्लोजिंग प्राइस 823.80 रुपए थी, हाई था 860.60 और लो था 810.75। 16 फरवरी वाले वीक की बात करें तो क्लोजिंग प्राइस 882.90 रुपए थी, जिसमें हाई था 882.90 और लो था 810.20। तो इन सारी प्राइसेस का ट्रेंड देखते हुए हमें ये इशू फेयरली प्राइस लग रहा है, जिसको हम डिटेल में हमारी थ्योरेटिकल कैलकुलेशन से भी समझेंगे इस वीडियो के अगले पार्ट में। तो थ्योरेटिकल शेयर प्राइस कैलकुलेशन का पार्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जो इस FPO की कैलकुलेशंस को सीखना और समझना चाहते हैं। इस पर्टिकुलर पार्ट में हमने बताया है कि आइडियली थ्योरेटिकल शेयर प्राइस क्या रहनी चाहिए FPO के आने के बाद, और इसके बेसिस पे हम हमारा डिसीजन बनाएंगे इस FPO में अप्लाई या अवॉइड करने का। तो हमने एक तो लेटेस्ट डेट का डेटा लिया है यानी कि 22 मार्च का, और उससे पहले के 4 वीक्स के डेटा के बेसिस पे ये थ्योरेटिकल शेयर प्राइस कैलकुलेशंस करी हैं। तो सबसे पहले हमने 22 मार्च की क्लोजिंग प्राइस ली थी रुचि सोया इंडस्ट्रीज की, जिसका करंट मार्केट प्राइस था 913.1 रुपए। टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स इस कंपनी के FPO से पहले थे 29,58,41,007। तो इन दोनों डेटा के बेसिस पे हमने कैलकुलेशंस करी हैं। तो सबसे पहले अगर मार्केट कैप का कैलकुलेशन समझे तो मार्केट कैप का फॉर्मूला होता है टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स इनटू करंट शेयर प्राइस। तो इस बेसिस पे हमने मार्केट कैप निकाली है 22 मार्च, 9 मार्च, 2 मार्च, 23 फरवरी और 16 फरवरी के डेटा के अकॉर्डिंग, और इनकी करंट प्राइसेस के हिसाब से ये मार्केट कैप निकली है। तो अगर एग्जांपल के लिए लें तो 22 मार्च को करंट शेयर प्राइस या क्लोजिंग शेयर प्राइस थी 913.10 रुपए, आउटस्टैंडिंग शेयर्स थे 29,58,41,007। तो मार्केट कैप इस तरह से आती है लगभग 27,000 करोड़ रुपए। सिमिलरली 23 मार्च के डेटा के अकॉर्डिंग ये आती है लगभग 23,000 करोड़, 2 मार्च के अकॉर्डिंग आती है 24,000 करोड़ के आसपास, 23 फरवरी के डेटा के हिसाब से अगेन 24,000 करोड़ के आसपास, और 16 फरवरी के डेटा के अकॉर्डिंग आती है ये 26,000 करोड़ के आसपास। अब जैसा कि हमने इस वीडियो के स्टार्टिंग में समझाया था कि डाइल्यूटिव FPO के केस में आइडियली शेयर प्राइस रिड्यूस होती है बट मार्केट कैपिटलाइजेशन सेम रहनी चाहिए आइडियली थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से। तो इसी को बेस बनाते हुए हमने थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस कैलकुलेट की है इस FPO की इन पर्टिकुलर डेट्स पे आउटस्टैंडिंग शेयर्स आफ्टर FPO को काउंट करके। तो रुचि सोया इंडस्ट्रीज के अप्रोक्सीमेटली आउटस्टैंडिंग शेयर्स इस FPO के बाद हो जाएंगे लगभग 36,20,09,773। तो इनको बेस बनाते हुए हमने इनकी थ्योरेटिकल शेयर प्राइस निकाली है, जिसमें हमने मार्केट कैप से इनके आउटस्टैंडिंग शेयर्स को डिवाइड किया है और इनकी थ्योरेटिकल प्राइस कैलकुलेट की है। तो अगर 22 मार्च के डेटा के हिसाब से देखें तो इनकी थ्योरेटिकल प्राइस आती है 746.2 रुपए, 9 मार्च के हिसाब से आती है 656.67 रुपए, 2 मार्च के हिसाब से आती है 669.75 रुपीज, 23 फरवरी के हिसाब से आती है 673.22 रुपए और 16 फरवरी के हिसाब से आती है लगभग 721 रुपए। तो ये प्राइस आइडियली थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से हैं, जिनको बेस बनाकर हम हमारा डिसीजन बना सकते हैं किसी भी FPO में अप्लाई या अवॉइड करने का। तो ये सिंपली बेस्ड हैं थ्योरेटिकल डेटा पे, इसमें कोई भी मार्केट की फ्लक्चुएशंस करंट आने वाले टाइम में जो भी फ्लक्चुएशंस आएंगी मार्केट में इस FPO के रिलीज होने तक और इस कंपनी के शेयर्स के लिस्ट होने तक दोबारा से FPO वाले, वो सारे फैक्टर इन नहीं होते हैं इस शेयर प्राइस कैलकुलेशन में। तो इन आइडियल केस सिनेरियो हमारी थ्योरेटिकल शेयर प्राइस कैलकुलेशन हमें सिग्नल दे रही है कि इस FPO में हमें 1% से लेकर 15% तक का गेन मिलने की एक्सपेक्टेशन है, जो हमारी कैलकुलेशंस हमें बता रही हैं। तो डेफिनेटली कंपनी ने एक फेयर वैल्यूएशन रखी है इस FPO की और हमें एक गैप छोड़ा हुआ है इस FPO में गेन्स का। तो वी अंडरस्टैंड कि ये स्लाइड थोड़ी कंफ्यूजिंग हो सकती है। तो इस स्लाइड के रिगार्डिंग अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में या फिर हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे DM कर सकते हैं। तो बात करें अगर इस कंपनी के फाइनेंशियल्स की, तो कंपनी की नेटवर्थ एक अच्छे मार्जिन के साथ रेगुलरली इंक्रीज हो रही है। FY18 में इस कंपनी की नेटवर्थ नेगेटिव थी, बट Q2 2021 तक ये एक अच्छे मार्जिन के साथ इंक्रीज होके 1,21,875 लाख तक पहुंच गई
रही है, जो कि इस कंपनी के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल होता है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी इस कंपनी का रेगुलरली इंक्रीज हो रहा है, जो FY18 में 12,72,923 लाख था और वहीं FY20 में ये इंक्रीज होकर 16,31,863 लाख तक पहुंच चुका है, जो अगेन इस कंपनी के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल है। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो नेट प्रॉफिट FY18 में इस कंपनी ने अपना पॉजिटिव बताया हुआ है प्रोस्पेक्टस में, बट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें इनको लगभग 4,259 लाख का टैक्स रिफंड आया था, जिसकी वजह से इनका नेट प्रॉफिट 3,412 दिख रहा था। बट हम इसे नेगेटिव लेंगे क्योंकि टैक्स रिफंड वन टाइम थिंग है जो हर बार नहीं आएगी। FY19 में इस कंपनी को थोड़ा प्रॉफिट हुआ था, जिसमें से 7,49,023 लाख की लायबिलिटी का इन्होंने डी रिकग्निशन किया था। तो ओवरऑल इनको इस पीरियड में लगभग 30,000 लाख के आसपास का प्रॉफिट हुआ था। FY20 में इस कंपनी ने 68,077 लाख का प्रॉफिट किया है और Q2 2021 में इनकी प्रॉफिटेबिलिटी पिछले ईयर के डेटा को बीट नहीं कर रही है, इसलिए हमें इसको नेगेटिव रखा है। तो ओवरऑल अगर प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो इस कंपनी को हम एक न्यूट्रल सिग्नल दे रहे हैं, क्योंकि इस कंपनी में रेगुलरली ग्रोथ के ऑप्शंस नजर आ रहे हैं। EPS की बात करें तो EPS शुरू के 2 ईयर्स में आउटस्टैंडिंग शेयर्स कम होने की वजह से बहुत हाई थे, जो कि FY20 और Q2 2021 में डिप होके एक कंसिडरेबल लेवल तक आए हैं, बट ये डिक्लाइनिंग है, तो हमें एक नेगेटिव सिग्नल दे रहे हैं। टोटल बोरिंग इस कंपनी के साथ बहुत बड़ा इशू है और इनके पास इनकी नेट प्रॉफिटेबिलिटी का लगभग 6 टाइम से भी ज्यादा का डेट है। तो इस कंपनी की बोरिंग सिग्निफिकेंटली डिक्रीज हुई है पिछले कुछ सालों में, और इस FPO का भी सोल मोटिव है इनकी लायबिलिटीज को डिक्रीज करना। तो ये बोरिंग्स बहुत ज्यादा हैं, तो इसे हम नेगेटिव सिग्नल दे रहे हैं, जो इस कंपनी के फाइनेंशियल पे एक बड़ा इंपैक्ट डाल सकते हैं अगर इनके ऑपरेशंस में कुछ इशू आया आने वाले टाइम में। नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की बात करें तो ये कंपनी के लिए पॉजिटिव सिग्नल है, जो FY18 में 23,755 लाख थे और वहीं Q2 2021 में ही इंक्रीज होकर 25,191 लाख तक पहुंच चुके हैं। PE रेशियो की बात करें तो एक फेवरेबल पॉइंट पे है, तो कंपनी का PE रेशियो FY18 में 6.21 था, FY19 में 0.74 रहा है, FY20 में 28.23 रहा है और Q2 2021 में 56.91 हुआ है अभी तक के डेटा के अकॉर्डिंग। तो इसको हम पॉजिटिव सिग्नल दे रहे हैं क्योंकि कंपनी का PE रेशियो एवरेज इंडस्ट्री रेशियो से भी कम है। तो ओवरऑल अगर फाइनेंसेस की बात करें तो हमें फाइनेंशियल ज्यादा खास नहीं लग रहे हैं, बट हम इन्हें ओके रेट कर सकते हैं। पीयर वैल्यूएशन एनालिसिस की बात करें तो इस इंडस्ट्री में हाईएस्ट PE रेशियो है 77.96 का, जो कि नेस्ले इंडिया का है, और लोएस्ट है 21.02 का, जो कि ITC लिमिटेड का है। इस इंडस्ट्री का एवरेज PE रेशियो 51.76 है, जिसका मीडियन 52.94 पे आता है। तो इस डेटा को कंसीडर करें तो कंपनी ने अपनी वैल्यूएशन फेयर रखी है, यानी कि 650 की जो आस्किंग प्राइस है वो बहुत ही फेयरली वैल्यूड है। सिमिलरली अगर पीयर ग्रुप देखें तो इस कंपनी ने अपना कंपैरिजन डाबर लिमिटेड, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड, नेस्ले इंडिया लिमिटेड, एग्रोटेक फूड लिमिटेड, जाइडस वेलनेस लिमिटेड, गोदरेज एग्रोवेट लिमिटेड, मैरिको लिमिटेड और ITC लिमिटेड के साथ किया है। तो इस डेटा को भी अगर एनालाइज करें वैल्यूएशन एनालिसिस को एज पर पीयर्स, तो हमें इसकी वैल्यूएशन फेयरली वैल्यूड लग रही है। अगर बात करें लिटिगेशंस की तो इस कंपनी के ऊपर एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ लिटिगेशन पेंडिंग है और कंपनी एंड प्रमोटर्स के ऊपर लगभग 50,000 लाख की लिटिगेशन पेंडिंग है, जो कि एक बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंट अमाउंट होता है। तो ओवरऑल ये इस कंपनी के लिए एक नेगेटिव सिग्नल होता है इतनी ज्यादा लिटिगेशंस का होना। तो हमारे इस FPO के फाइनल डिसीजन को जानने से पहले हम बता दें कि हमारे चैनल पे जनवरी मंथ में ऑप्शंस बाइंग की BTST की सीरीज आई थी और इस मंथ में हमने 140% का रिटर्न जनरेट किया था हमारी 20,000 की कैपिटल पे। इस सीरीज के डेली ट्रेडिंग वीडियोस, जिसमें हमने हमारी स्ट्रैटेजीज और लाइव ट्रेड्स का एनालिसिस डिस्कस किया है, के सारे वीडियोस अपलोडेड हैं, जिनका प्लेलिस्ट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। सिमिलरली फरवरी मंथ में हमारी इंट्राडे ऑप्शंस बाइंग की सीरीज आई थी और इस मंथ में हमने हमारी कैपिटल 40,000 पे 58% का रिटर्न जनरेट किया है। इस सीरीज के भी सारे वीडियोस में हमने डिस्कस की हैं हमारी स्ट्रैटेजीज और लाइव ट्रेड्स का एनालिसिस, और इस सीरीज के भी लिंक्स हम प्लेलिस्ट में डाल देंगे। मार्च मंथ में हमारी इंट्राडे ऑप्शन सेलिंग की सीरीज चल रही है, जिसका अभी तक सिर्फ एक ही वीडियो आउट हुआ है और इस वीडियो का भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। तो बात करें हमारे फाइनल डिसीजन की इस FPO के रिगार्डिंग, तो वैसे तो ये कंपनी एक इन्वेस्टमेंट के लायक कंपनी हमें नहीं लग रही है, बट क्योंकि इन्होंने एक फेयरली वैल्यूएशन रखी है तो हम सिर्फ लिस्टिंग गेन का
फायदा लेने के लिए इस कंपनी में अप्लाई करने का अपना पर्सनल डिसीजन बना चुके हैं। हमारी थ्योरेटिकल कैलकुलेशंस इंडिकेट कर रही हैं 1% से 15% के बीच का लिस्टिंग गेन इस इशू में, तो हम सिर्फ इस एफपीओ में लिस्टिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं। बट आप ज़्यादा इस एफपीओ से प्रॉफिट की उम्मीद ना रखिए, क्योंकि एक तो ये ओवर सब्सक्राइब्ड होने वाला है। तो अगर आपको इसमें एक लॉट की इन्वेस्टमेंट या फिर अलॉटमेंट मिल भी जाती है तो हमें नहीं लगता कि इस एफपीओ में किसी को 1000 रुपए से ज़्यादा पर लॉट का प्रॉफिट होने वाला है। तो जिन इन्वेस्टर्स को लगता है कि उनके लिए 1% से 15% के बीच का प्रॉफिट सिग्निफिकेंट अमाउंट होता है, तो आप इस एफपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई और अपॉर्चुनिटीज़ हैं अपने 14,000 रुपए से ज़्यादा रिटर्न जनरेट करने की अगले 10 से 15 दिन में, तो आप इस एफपीओ को अवॉइड कर सकते हैं। फाइनली बात करें अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम की, तो इस एफपीओ का फिलहाल बाजार में ग्रे मार्केट प्रीमियम 15 से 18 रुपए चल रहा है, जो कि लगभग होता है 2 से 3% का। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बने रहिए इस चैनल पे और भी इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए।